हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने दो ग्रुप के एक्सपीरियंस को जाना, आदिवासीज और माइनॉरिटीज़, कैसे इन ग्रुप्स को मार्जिनलाइज कर दिया गया था, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। इस वीडियो में हम इन्हीं ग्रुप्स की स्ट्रेटजीज और स्ट्रगल्स को पढ़ेंगे या जानेंगे कि उन्होंने उनकी वो मार्जिनलाइज सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई या कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। ओके, सो इसी के साथ हम और भी ये जानेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इन्हें इन्वोक करता है ना, और हमारे राइट्स कैसे लॉज बनते हैं इन ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स को भी जानेंगे कि उनकी कैसे पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होती है इनके डेवलपमेंट के लिए। सो चलिए चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमारी कंट्री को, हमारी सोसाइटी को, हमारी पॉलिटी को डेमोक्रेटिक बनाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, जो कि सारे इंडियंस के पास अवेलेबल है इक्वली। अब ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप थे या है, उन्होंने पहले किया भी है और अभी भी कर सकते हैं। उनके जो फंडामेंटल राइट्स है या उनके जो राइट्स है उन्हें ड्रॉ करने के लिए, मतलब उनके साथ अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है तो वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकता है उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है वो आप ध्यान दे। गवर्नमेंट को वो ऐसा फोर्स कर सकते हैं कि आप हमारे इनजस्टिस पे ध्यान दे, और या तो वो एक कुछ न्यू लॉज बनाने के लिए गवर्नमेंट को इंसिस्ट भी कर सकते हैं या फोर्स भी कर सकते हैं कि कि इस बेसिस पर वो कोई न्यू लॉज बनाए या फिर उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट ना हो, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो उनके पास मतलब उनके पास अवेलेबल रहे, उनके साथ कुछ गलत ना हो, है ना। और इसी के लिए जो हमारे जो राइट्स है वो लॉज में बदलते हैं कि हमारे राइट्स तो है, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई कम्युनिटी या कोई दूसरे पीपल उनको फिर भी मार्जिनलाइज जैसे ट्रीट करते हैं तो उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके, उनके खिलाफ वो कंप्लेन कर सके और उन्हें वो सज़ा मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे बुक में हमारे कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है एक आर्टिकल 17, जैसे अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश। ठीक है, अनटचेबिलिटी हमने क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा था अनटचेबिलिटी के बारे में। तो अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई, जो छुआछूत होता था ना उसे अबॉलिश कर दिया गया आर्टिकल 17 में कि अब अगर कोई भी अनटचेबिलिटी करते हुए दिखता है तो वो एक पनिशेबल क्राइम होगा, है ना। फिर आर्टिकल 15 मतलब नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि कोई भी सिटीजन है इंडिया का वो उसके रिलीजियंस के बेसिस पे, रेस के, कास्ट के, सेक्स के और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। ये भी एक पनिशेबल क्राइम होगा, है ना, अगर कोई ऐसा करते हुए दिखता है तो। सो दैट दे कैन इन्वोक, इसी वजह से वो थोड़े से इन्वोक हुए। ऐसे ही मतलब ये तो हुआ आदिवासीज और माइनॉरिटीज़, मतलब आदिवासीज के बारे में, है ना, और आदिवासी जो SC STs होते हैं उनके बारे में हुआ था ये जो हमने अभी पढ़ा। और ऐसा ही सेम है माइनॉरिटीज़ के बारे में। माइनॉरिटीज़ के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स टू फ्रीडम, रिलीजियन, कल्चरल, एजुकेशन, सो दैट बेस्ट कंटेंट ऑफ देयर बी प्रिजर्व्ड। मतलब पहले तो हम ये समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ क्या होती है, मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है। जैसे हमारे यहाँ क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कम है ना इंडिया में, तो उन्हें माइनॉरिटीज़ कहते हैं कि ताकि उनकी जो, जैसे पहले डायनासोर होते थे तो उनकी प्रजाति खत्म हो गई है, धीरे धीरे जो एनिमल्स हैं उनकी भी प्रजाति खत्म होती जा रही है। वैसे ही माइनॉरिटीज़ की भी जो उनका रिलीजियन है ये सब खत्म ना हो, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उन्हें राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियन, कल्चर, एजुकेशन ये सब देता है, ताकि वो और लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सके। जैसे होता है ना किसी ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है ना, और उसके बाद और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि वो उनका जो कल्चर है उनका वो प्रिजर्व रह सके, उनका जो बेस्ट कंटेंट है। नॉट ओनली गिव दैम दीज राइट्स ऑल्सो इंश्योर जस्टिस विद दैम। हाँ, सिर्फ उन्हें राइट दिया गया, सिर्फ राइट दे दिया ऐसा नहीं है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो इंश्योर, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि उनके साथ जस्टिस भी हो। अब ये जो लॉज है, ये जो लॉज थे, राइट्स बने हुए हैं, वो ऐसे ही नहीं बन गए। देखो, ये इसमें हम पढ़ते हैं लॉज फॉर दी मार्जिनलाइज। ठीक है, जो पॉलिसीज और स्कीम्स है इसके लिए एक कमेटी सेटअप की गई थी, और अभी भी ऐसा होता है। ये एक कमेटी है, वो सर्वे करती है, वो देखती है कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ इनजस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनके एफर्ट्स वो जब सर्वे करती है, बताती है कि हाँ ऐसा है, तब वो जो एफर्ट्स है जो प्रमोट सच पॉलिसीज़, हाँ ये पॉलिसीज़ को प्रमोट करती है इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। समझे, मतलब पहले स्कीम्स, पॉलिसीज और स्कीम्स ऐसे ही नहीं बनती। पहले कमेटी देखेगी, वो सर्वे करेगी, सर्वे करने के बाद ये बताएगी कि हाँ ऐसा है, उसके बाद वो पॉलिसीज और स्कीम्स आएगी। ओके, फिर प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट के एफर्ट का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना। तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम्स फॉर दलित एंड आदिवासी स्टूडेंट्स। वो जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग अपनी एक स्पेसिफिक स्कीम्स बनाती है, क्रिएट करती है दलित्स के लिए और आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे प्रोवाइड फ्री एंड सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स, है ना। सो
ताकि वो अपनी एजुकेशन ले सके जो उनके लोकल एरियाज़ में अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो वो अगर सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स या फ्री एजुकेशन देंगे तो आदिवासी और दलित्स भी ये अवेल कर सकेंगे। और इसी के साथ एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी चलती है ना, जो अभी काफ़ी मुद्दा बना हुआ है रिजर्वेशन को लेके। जनरल और ओबीसी को नहीं मिलती है ये, एसटी एससी वालों को रिजर्वेशन, उनकी सीट रिजर्व कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपनी हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा कि जो वर्ण सिस्टम था, पहले वर्ण सिस्टम चलता था, तो पहले जो ये लोअर कास्ट थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, है ना। वो ये सब चीज़ों से वंचित रह गए थे, मतलब एजुकेशन वगैरह और डेवलपमेंट से वो काफ़ी पीछे रह गए थे। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ें चलती है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी नहीं है। हाँ, थोड़े से हर चीज़ के दो पहलू होते हैं ना, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है, तो थोड़े बहुत चलता रहता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी काम कैसे करती है? देखो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास लिस्ट है, मतलब पॉपुलेशन की लिस्ट है कि कितनी इनकी पॉपुलेशन है, कौन स्टूडेंट्स है। तो जब भी अगर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, कॉलेजेस के लिए जो अप्लाई करता है ना, जो कैंडिडेट, तो उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स जब लिए जाते हैं तो उनसे एक सर्टिफिकेट, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह या उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जाते हैं, ताकि उनको पता चल, मतलब जो गवर्नमेंट के पास जो लिस्ट है, मतलब उनकी पॉपुलेशन के और जो कास्ट की जो लिस्ट रखी हुई है कि हाँ ये नाम के पीपल, मतलब ये सरनेम के पीपल इस कास्ट के अंदर आता है, ये एस टी वाले हैं या SC वाले हैं। तो अगर उनकी लिस्ट के अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट उसमें आ जाता है तो उन्हें वो, मतलब ये जो कट ऑफ मार्क्स वो फिक्स करते हैं। मतलब सारे दलित्स के लिए और सारे आदिवासी स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं है कि अगर 100 में से 30% ला लिए तो वो पास हो जाएंगे, बस कुछ, मतलब अब उनके एफर्ट्स भी रहेंगे, है ना। सारे सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ के लिए है जो वो मार्क्स पास कर लेता है। और उन्हें स्कॉलरशिप्स भी मिलती है ना, जो जनरल वालों को शायद अभी नहीं, कुछ कहीं पे मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बढ़ते हैं आगे, और बढ़ते हैं द SC एंड STs एक्ट 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़। देखिए, ये जो एक्ट था ये फ्रेम किया गया था 1989 में, ठीक है। तो डिमांड बाय दलित्स एंड अदर्स, इन्होंने गवर्नमेंट से ये डिमांड किया कि हमारा जो ये इल ट्रीटमेंट है, ये ह्यूमिलेशन है, तो इसे सीरियसली लिया जाए। देखो, ये जो ट्रीटमेंट था बहुत लॉन्ग हिस्ट्री से चलते ही आ रहा था। पढ़ा था ना हमने, जो डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ते थे, और ये जो कास्ट सिस्टम वगैरह वगैरह, ये तो बहुत पहले समय से चलता हुआ आया था। और ये लेट 1970s एंड 80s में वायलेट हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे जो सदर्न इंडिया के दलित्स थे वो अपनी सोकॉल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर दिए थे। तो इसका रिजल्ट हुआ था कि जो पावरफुल कास्ट है तो वो वायलेंस करने लगे थे उनके अगेंस्ट, मतलब ये जो दलित्स है, जो SC है, इनके अगेंस्ट वो वायलेंस करने लगे थे। तो गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया। हाँ, होता क्या था कि इनसे बहुत गंदी चीज़ें कराई जाती थी। लाइक देखो, अभी हम ये पढ़ेंगे, इसमें ये आएगा, ये मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन। सो दलित्स डिमांडेड न्यू लॉज एंड प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। देखो, उन्होंने डिमांड किया इक्वल राइट, और उनकी जो लैंड एंड रिसोर्सेज, हमने ये इस चैप्टर में पढ़ा था ना, इस 7th चैप्टर में हमने जो पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में, उनसे जो लैंड ले ली गई थी वो अपनी लैंड वापस मांग रहे थे। तो ये जो एक्ट बना 1989 वाला, ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, तो ये एक्ट ने ये जो क्राइम होते थे उसे सेवरल लेवल्स पे डिस्टिंग्विश किया, मतलब अलग अलग लेवल्स पे उसे बांट दिया कि किस लेवल पे कौन से क्राइम्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन। देखो, ईट एंड ड्रिंकिंग एनी इनएडिबल सब्सटेंसेस, मतलब इन्हें क्या करता था, मतलब इन्हें इतना नीचे दिखाने के लिए जो हमारा एक्सक्रिएटा होता था, मतलब ह्यूमन वेस्ट होता था, उन्हें वो खिलाया जाता। अब ये खाने की चीज़ तो नहीं है ना, तो उन्हें वो खिलाया जाता था, उनके मुँह पे पेंट कर दिया जाता था, और ये फोर्सफुली रिमूव क्लोथ्स और परेड नेकेड और पेंटेड फेस और बॉडी, मतलब सोचो इतना ज़्यादा उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता था। और एक्शन दैट डिस्पोजेस दलित्स एंड आदिवासीज, अगर उनसे कोई फोर्सफुली परफॉर्म कराएगा स्लेव लेबर का काम, ये मतलब अलग अलग लेवल्स के क्राइम है। ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल है ना। तो इसमें क्या आएगा, अगर कोई फोर्सफुली परफॉर्म कराएगा स्लेव लेबर और उनकी जो ज़मीन है वो अगर रॉन्गफुली, मतलब पावर से कल्टिवेट कर लेगा, या उनसे छीन लेगा, या खरीद लेगा, या किसी और को अलॉट कर देगा, मतलब फोर्सफुली, है ना, अगर कर लेगा, ये इस लेवल पे है। इसमें अभी दिया हुआ नहीं है कि इसकी पनिशमेंट क्या है, पर ये सिर्फ ये दिया है कि किस लेवल पे कौन सा काम आएगा, ठीक है। फिर एक अनदर लेवल है रिकॉग्नाइज अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन आर स्पेसिफिक काइंड, मतलब वुमेन्स के लिए, जो दलित वुमेन है, ट्राइबल वुमेन है, इनके लिए एक स्पेसिफिक काइंड का है ये अलग अलग पैराग्राफ बना दिया गया है कि असॉल्ट, मतलब उन्हें जो असॉल्ट करते हैं तो उसके खिलाफ अलग अलग उसकी पनिशमेंट होगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके भी लिए अलग, ठीक है। अब देखते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये है क्या? इट रिफर्स टू जो एनिमल और ह्यूमन का वेस्ट होता है ना। अब पहले के ज़माने में लेट्रिन्स वगैरह, टॉयलेट वगैरह ये तो होते नहीं थे ज़्यादा, तो पहले मैनुअल स्कैवेंजिंग भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि एनिमल और ह्यूमन का जो वेस्ट था, तो इसको एक जॉब बना दिया गया था कि इसे साफ़ करना है, अपने मतलब उसे उठाना है, वहाँ से अपने हेड पे रख के कहीं दूर ले जाना है। तो इसे एक जॉब बना दिया गया था मैनुअल स्कैवेंजिंग का। और अर्बन मतलब शहरों की म्यूनसिपैलिटीज़ में गवर्नमेंट भी ये करती थी कि एक ग्रुप है, मतलब दलित्स है तो मतलब दलित ही ये काम करेंगे और कोई नहीं करेगा, लोअर क्लास ही ये काम करेंगे।
उसके अलावा भी तो और कोई कर सकता है ना, लेकिन नहीं, वो कम्युनिटी को ऐसा समझते थे। तो गवर्नमेंट जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी अर्बन में, शहरों में, वो 200 रुपीज़ पर डे, अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ शहरों में 200 रुपीज़ पर डे देती थी, और प्राइवेट तो और ज़्यादा कम देता था। मतलब इस काम के लिए, ये भी कोई काम है, मतलब काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन इसमें कितना ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा बीमारियाँ होती है इन सब चीज़ों से, है ना। तो 1993 में गवर्नमेंट पास्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब इसे प्रोहिबिट करने के लिए ये 1993 का एक एक्ट लाया, ठीक है। उसके बाद 2003 में द सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड 13 अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग 7 स्कैवेंजर्स, तो इन सब ने मिलके एक PIL फाइल की सुप्रीम कोर्ट पे, है ना। इन्होंने कंप्लेन किया कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे तो प्रोहिबिट हो गया था कि ये काम कोई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ स्टिल एग्जिस्ट, मतलब इन्होंने करा कि ये अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, और रेलवेज अंडर द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट खुद ये काम करवा रही है, रेलवेज में है ना। तो उनके डिमांड पे ये इन्फोर्स, मतलब इन्होंने डिमांड किया कि अपने फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स किया, तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जाए। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ जो स्कैवेंजर्स थे, मतलब ये जो काम करते थे, ये 1993 का लॉ था उसके बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, है ना। तो अब ये डायरेक्टेड एवरी डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू वेरीफाई फैक्ट विदिन 6 मंथ, मतलब अब जो कोर्ट ने हर डिपार्टमेंट को, हर मिनिस्ट्री को 6 मंथ का टाइम दिया कि ये वेरीफाई करो, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसे हटाओ, ये बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एज देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 6 दिसंबर 2013। ये जो एक्ट था, यह 6 दिसंबर 2013 को फोर्स में ला लिया गया था, अच्छे से, मतलब ये फोर्स हो गया था, और अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, मतलब कहीं अब बंद तो शायद ही हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।